अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, नावल लेकर हाजिर हूँ। मगर आप लोग वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक नहीं करते। आप लाइक किया करें ताकि मेरा हौसला बढ़े कि आप तक मैं अच्छे नावल लेकर आ रही हूँ। तो आइए नावल शुरू करते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो कंफ्यूज हो गई थी। सामने चढ़ने वाली सीढ़ियों पर बहुत सारे कमरे बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे थे। इसे कौन से कमरे में रहने के लिए दिया गया था, ये चीज़ वो भूल चुकी थी क्योंकि यहाँ सारे कमरे एक जैसे ही थे। मैडम, अगर आप आराम करना चाहें तो थोड़ी देर जाकर आराम कर लें, क्योंकि बड़ी मैडम तो आराम करने अपने कमरे में जा चुकी हैं। आपको आपका कमरा तो याद ही होगा। आप ऊपर वाले कमरे में जाएं, मैं आप लोगों के लिए शाम के डिनर की तैयारी करती हूँ। मिस तानिया मुस्कुराकर कहती पीछे हट गई थी, जबकि इसने एक नज़र इन सब कमरों की तरफ दोहराई थी। सामने नजर आने वाले 8 से 10 कमरे ही इसे बुरी तरह उलझा चुके थे। इसका इरादा तो अम्मी के साथ इन्हीं के कमरे में रहने का था, लेकिन मुलाजमा ने इसका सामान दूसरे कमरे में सेट करवा दिया था। और अब ये कहकर वो दोनों एक ही कमरे में रहना चाहती हैं, इसे किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ तो गई थी, लेकिन अभी तक वो इसी उलझन में थी कि वो कौन से कमरे में जाए। इसके हिसाब से सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद तीसरे वाला कमरा इसका था, जो इसे यहाँ आने के बाद मिस तानिया ने बताया था। लेकिन अभी तक वो इस कमरे में एक दफ़ा भी नहीं गई थी। अब तो वो अम्मी जान वाले कमरे में थी और वहीं से फ्रेश होकर नीचे खाने के लिए गई थी। इसके पीछे इसका सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया था, इसलिए वो काफ़ी नर्वस थी कि कहीं वो गलत कमरे में ना चली जाए। इसने ऊपर जाकर तीसरा कमरा ही खोला था। इससे पहले वो इस कमरे में आई ही नहीं थी, लेकिन इसे यकीन था कि यही वो कमरा होगा। मुलाजिमा की हिदायत के मुताबिक इसे तीसरा कमरा यही लग रहा था। आहिस्ता से कमरा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। वो कमरे को देखकर हैरान हुई थी। ये कमरा दूसरे कमरे से बहुत अलग था, बल्कि ज़मीन आसमान का फ़र्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ इंतहाई कीमती चीज़ों से सजावट की गई थी और देखने में वो किसी मर्द का कमरा महसूस हो रहा था। दीवार के पेंट से लेकर बेडशीट तक बहुत हल्के रंग की थी। सामने वाल पर लगी पेंटिंग्स भी जंगली जानवरों की थीं। इस वक्त भी वो उलझन का ही शिकार थी, लेकिन इतने लंबे सफ़र के बाद वो इतनी थक चुकी थी। इस कमरे की खूबसूरती को बाद में देखने का इरादा करते वो फ़िलहाल सोने के लिए बेड के पास चली गई थी। इस वक्त नींद से इसकी आंखें भी बोझल होती जा रही थीं। वो शायद मज़ीद नहीं जाग पा रही थी। खुद पर कंबल डालते हुए वो बेड पर लेटी तो कुछ ही देर में नींद ने इसे आ घेरा था। शाम के 4:30 बज रहे थे और वो इस वक्त नींद हरगिज़ नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी थकावट ने इसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। इसने सोचा था वो साद को फ़ोन करेगी, लेकिन इसका फ़ोन अम्मी वाले कमरे में ही पड़ा था, इसलिए वो इनके कमरे में जाकर नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी। जबकि थकावट से इसका अपना भी बुरा हाल था। वो बाद में साद से रब्ता करने का सोचती ही आंखें बंद कर चुकी थी। इसके ज़हन पर इस वक्त पूरी तरह साद ही था और इससे बात करना चाहती थी। कैसा अजीब इंसान था ये, इसके साथ इतना खूबसूरत रिश्ता जोड़कर इसे बिल्कुल अनजान हो गया था। पता नहीं कौन सी मुसीबत इस पर टूट पड़ी थी जो वो अपनी माँ और बीवी को खुद से इतना दूर कर चुका था। वो जानती थी इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात होगी, लेकिन शादी के अव्वलीन दिन इससे तरह से गुजरेंगे ये इसके वहमो गुमान में भी न था। वो इन्हीं सोचों में गुम न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई थी। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? फ़ोन किया, सब खैरियत तो थी ना? माफ़ कीजिएगा, मैं दिन में आपका फ़ोन उठा नहीं सकता, वो मैं काम में बिज़ी था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ तुम सुनाओ, कैसे हो और क्या परेशानी है तुम्हें? चाची जान कह रही थी कि तुम्हें कोई मसला हो गया है। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हर मसला हल करने में पूरी मदद करूँगा। तुम इस मामले में मुझ पर यकीन कर सकते हो। वो दिन में भी साथ लो फ़ोन करता रहता था, लेकिन इसने फ़ोन उठाया और अब रात में इसने खुद ही फ़ोन कर लिया। कोई परेशानी नहीं है लाला, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। मैं काम के सिलसिले में ज़रा लंदन आया हुआ हूँ। इंशाल्लाह मेरी वापसी हो जाएगी 1 डेढ़ महीने में। तब तक हीर और अम्मी आपके साथ ही रहेंगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अम्मी और हीर को अकेले छोड़कर कैसे जाऊँगा। फिर मुझे ख़्याल आया कि आपसे ज़्यादा मैं किसी और पर भरोसा तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने इन लोगों को आपके पास भिजवा दिया। रियली सॉरी लाला, मैं आपसे मिलकर भी नहीं आ सका। प्लीज़ अब इनकी ज़िम्मेदारी आपके सर है। इनका ख़्याल रखिएगा, मैं भी बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। बस कुछ दिनों की बात है। नहीं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इनका ख़्याल रखूँगा। तुमने मुझे अपने मसले के बारे में नहीं बताया। देखो, अगर अब भी कुछ है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा हर मसला हल कर दूँगा।
तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वो इसे अपने साथ का यकीन दिला रहा था। नहीं लाला, ऐसी कोई बात नहीं, आप बस ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। मैं तो बस इसलिए परेशान था कि जाने से पहले आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। वो शायद इसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था। कोई बात नहीं, जब तुम आओगे तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे बताओ। वो अब भी ज़ोर दे रहा था। साथ को यकीन हो चुका था कि वो इस पर शक कर रहा है। इसे ये भी ठीक से अंदाज़ा ना था कि अम्मी ने वहाँ पर क्या बताया, इसीलिए वो फ़िलहाल इस मामले में भी कुछ नहीं कहना चाहता था। लेकिन मसला ये था कि इस मुसीबत को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। वो चाह कर भी किसी को भी इस बारे में कुछ बता नहीं सकता था। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मत बताओ। और एक बात, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है। एक बात याद रखना, चाहे कोई भी मसला क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझ से कुछ भी शेयर कर सकते हो। जी लाला, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमेशा से मेरी बहुत मदद करते आए हैं। अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसने फ़ोन बंद करते हुए कहा, जबकि वो फ़ोन जेब में डाल देते हुए आगे पीछे देखने लगा था। वो रूही को ढूंढता हुआ यहाँ आया था, जो इसके साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। और वो ये भी जानता था कि इस वक्त वो ये भूल चुकी होगी कि इसके साथ खेल रही है, बल्कि ज़रूर अपने ही किसी खेल में मसरूफ़ हो गई होगी। वो इसे तलाश करते हुए किचन की तरफ आया, जहाँ मिस तानिया इसके लिए खाना बना रही थी। यकीनन इसने फिर से कोई फरमाइश कर दी होगी। वो खाने पीने में बहुत सुस्त थी, जिसकी वजह से अक्सर वो बहुत स्मार्टली काम कर लेता था। वो इसकी पसंद की चीज़ों में हेल्दी चीज़ें मिलाकर इसके लिए एक अलग सी डिश तैयार करवाता था, जिसे खाने में वो सुस्ती से काम ना ले। और ये तरीका इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा था। रूही, मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया और आप यहाँ हैं, ये तो चीटिंग होगी ना मेरे साथ। ऐसा कौन करता है अपने बाबा जानी के साथ? वो इसके साथ बैठकर पूछने लगा, जबकि मिस तानिया मुस्कुराते हुए अपने काम में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ बेटी शेर है तो बाप सवा शेर है। वो भी इसे तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि अपने कामों में मगन था। ओह यस बाबा जानी, मैं तो भूल गई। अब हम सुबह खेलेंगे, ये कोई टाइम है खेलने का? पर रूही सारे काम अपने टाइम पर करती है, वो इसे समझा रही थी, जबकि वो सिर्फ सर हिलाते हुए इसकी बात को समझने वाले अंदाज में इसके मुंह में निवाले बनाकर डालने लगा। इसकी कुल कायनात इसकी बेटी थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। खाना खाने के बाद वो इसे उठाकर अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा था। वो सारा दिन बेशक नौकरों के साथ रहती थी, लेकिन वो इसे अपने साथ सुलाता था। इसका बस नहीं चलता था कि वो हर लम्हा हर घड़ी इसे अपने पास रखे। इसकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ थी, जिसमें से अपनी बेटी के लिए वक्त निकालना भी इसके लिए अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी वो कैसे भी इसके लिए वक्त निकालता था। रात के वक्त ही सही। बाबा जानी, कल संबा वाली कहानी अब आगे सुनाएंगे। वो इसके कंधे के साथ लगी से याद करवा रही थी। नहीं जानू, संबा वाली पूरी हो गई थी, हम परस्तान वाली कहानी पढ़ रहे थे, इसने याद करते हुए कहा था, जबकि रूही ने सोचने की भरपूर एक्टिंग की थी और फिर इसके कंधे के साथ चिपक गई। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि इसे कहानी सुनने को मिल रही थी। वैसे भी वो जो भी सुनाता था वो भी इसे 2-3 दिन भूल ही जानी थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए इसने लाइट ऑन करके दरवाज़ा बंद किया, जब इसे अपनी बेटी की खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी। इसने हैरत से इसे देखा था, जिसके कंधे के साथ लगे बेड की तरफ देखते हुए हंसी जा रही थी। इसने मुस्कुराते हुए इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वहाँ सामने बेड पर हीर को सोते हुए पाया। इसे हैरत का झटका लगा था। इसके कमरे में क्या कर रही थी? यकीनन वो गलती से यहाँ आ गई थी। बाबा जानी, हम कहाँ पर सोएंगे? वो बेड की तरफ देखते हुए इसे पूछने लगी थी। हम पीछे सो जाते हैं, इधर जगह है। इसने खुद ही हल निकाला था, जबकि वो बिना बेड की तरफ देख दूसरी निगाह उठाए कमरे का दरवाज़ा खोलता कमरे से बाहर निकल गया था। ये इसके कमरे में क्या कर रही थी, जबकि इसके लिए अलग कमरा तैयार करवाया गया था? वो तो ये सोचकर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था कि इसके मेहमान अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। और इसने मिस मैरी को भी कहा था, जैसे ही इसकी अब मेहमान जाए वो इनका खास ख्याल रखे। लेकिन ये तो इसके कमरे में आ गई थी, यकीनन वो गलती से यहाँ आई थी। लेकिन ये इसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता था। इस तरह किसी लड़की का इसके कमरे में आना गलत था, बल्कि बहुत गलत था। वो यही सोचते हुए सीढ़ियां तय करता नीचे की तरफ जाने लगा, जब सामने से आती मिस तानिया से मुखातिब हुआ। आपने मेहमान को ठीक से बताया नहीं था कि इनका कमरा कौन सा है, या वो यहाँ मेरे कमरे में आराम कर रही हैं? इसने काफ़ी सख्त लहजे में इससे कहा था। नो सर, मैंने ठीक से इन्हें बताया था, शायद इन्हें समझने में गलतफहमी होगी।
मैं अभी इन्हें जगा देती हूँ। इसकी सख्ती से कहने पर वो कमरे की तरफ बढ़ गई थी। बाबा जानी, वहाँ पर तो इतनी सारी जगह थी, हम पीछे सो सकते थे। आप तो कहते हैं किसी को नींद से नहीं जगाना चाहिए। वह अपने बाप को मुंह फुलाए घूरते हुए कहने लगी थी, जबकि वो इसका माथा चूमता इसलिए ग्रिल के पास आ रुका था, जब अचानक मिस तानिया के साथ वो आधी सोई आधी जागी कैफियत में बाहर निकली। आई एम सॉरी मिस्टर अयाम, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो आपका कमरा है। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मुझे ठीक से पूछ लेना चाहिए था पहले। मैं गलती से आपके कमरे में चली गई। मेरी वजह से आपको इंतज़ार करने की ज़हमत उठाना पड़ी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत करती हूँ। वो नींद से बोझल होती आंखों और लहजे से इससे मुखातिब थी, जबकि वो बिना इसकी तरफ देखे सिर्फ हाँ में सर हिलाता वहीं से अपने कमरे की तरफ पलट गया था। मैम, आपकी गलती नहीं है, शायद मुझे समझाने में कुछ गलती हो गई। आपका कमरा ये है, सर के कमरे के बिल्कुल साथ ही। मुझे आपको अपने साथ यहाँ लेकर बताना चाहिए था। मैं वहाँ नीचे मसरूफ़ हो गई थी अपने काम में। नो सर, मैंने ठीक से इन्हें बताया था, शायद इन्हें समझने में गलतफहमी हो गई। मैं अभी इन्हें जगा देती हूँ। इसकी सख्ती से कहने पर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। बहुत ही गैर जन्मदारी से काम लिया है। सर भी इस बात पर नाराज़ हो रहे थे मेरी वजह से। आपकी नींद भी ख़राब हुई। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि आपकी नींद ख़राब हुई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो काफ़ी शर्मिंदा लग रही थी, जबकि वो इसके कंधे पर हाथ रखती मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, आप इतनी शर्मिंदा मत हों। प्लीज़, हो जाता है कभी कभार। अब इतना बड़ा घर है तो इंसान कंफ्यूज तो हो ही जाता है। बल्कि मुझे तो हैरानगी कि आप इतने सारे कमरों को याद कैसे रख लेते हैं। इसने मुस्कुराते हुए इसकी शर्मिंदगी को ख़त्म करना चाहा था। असल में बात यह है कि सर को और कहीं भी नींद नहीं आती। वो पूरे घर में सिर्फ इसी कमरे में ही सोते हैं। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, यकीन माने सीढ़ियाँ चढ़ना भी इनके लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी सर ने अपना कमरा नहीं छोड़ा। वो जैसे तैसे भी सीढ़ियाँ चढ़ी, वो ऊपर ही आकर सोते थे और वो कहीं सोते ही नहीं थे। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको कभी भी नहीं जगाती। वो अब भी काफ़ी शर्मिंदा लग रही थी। कोई बात नहीं मिस तानिया, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे जगा दिया, वरना मेरी वजह से बेकार में इनकी नींद ख़राब होती। अब आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। वो इसकी शर्मिंदगी कम करते हुए ज़रा सा मुस्कुराई थी। थैंक यू सो मच मैम, आए आपका कमरा यहाँ है। वो इसे कमरे के अंदर तक ले आई थी। वो मिस तानिया जल्दबाजी में उठते हुए, मुझे याद नहीं रहा कि वहाँ के रूम में मेरी कुछ चीज़ें बेड पर रखी हुई थी। वो मुझे उठानी नहीं थी। उठने के बाद लेकिन नींद में होने की वजह से ध्यान नहीं गया। वो परेशानी से कहने लगी थी, ओके मैम, आप प्लीज़ परेशान मत हो। मुझे कल कमरे से निकलेंगे मैं आपकी चीज़ें लाकर आपके हवाले कर दूंगी। क्या कुछ था, प्लीज़ मुझे तफसील से बता दीजिए ताकि मैं सब कुछ ले आऊँ। जी बस, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक घड़ी, मेरी तस्बीह और मेरी एक नोज़पिन थी। असल में वो मुझे चुभ रही थी, इसलिए मैंने उतार दी थी। बाकी कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वो नोज़पिन लाज़मी मिल जानी चाहिए क्योंकि वो मेरी शादी की है। जी मैं समझ गई हूँ, वो यकीनन आपके हस्बैंड ने आपको तोहफ़े में दी होगी। मैं समझ सकती हूँ, वो आपके लिए कितनी ख़ास हो सकती है। आप फ़िक्र ना करें, मैं सुबह होते ही आपकी चीज़ें वहाँ से ले आऊँगी। वो खुद से ही अंदाज़ा करते हुए कहने लगी। हालाँकि वो नोज़पिन इसे इसकी सास ने पहनाई थी, लेकिन इसे जो भी अंदाज़ा लगाया वो भी एक तरह से ठीक-ठाक ही था। बस शौहर ने नहीं, सास ने दी थी। लेकिन ससुराल की तरफ से इसका पहला तोहफ़ा था, जिससे वो गुम नहीं करना चाहती थी। शादी से वक़्त 2 दिन पहले ही इसने अपनी नाक छुदवाई थी, क्योंकि ये इसकी सास का हुक्म था कि इनके ख़ानदान की हर लड़की नाक में बाली ज़रूर लाज़मी पहनती है, क्योंकि ये शादीशुदा लड़की की निशानी होती है। तो ऐसे में ये इसके लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। और फिर निकाह के फ़ौरन बाद इसके सास ने खुद अपने हाथों से इसकी नाक में पहना दी थी, जो इसके शादीशुदा होने की निशानी थी। इसके बाद इसने उतारी तो नहीं थी, लेकिन वो अक्सर इससे चुभती थी, क्योंकि अभी तक इसकी नाक को शायद इसकी आदत नहीं हुई थी। तो अक्सर सोने से पहले इसे उतार कर रख देती थी और जाकर दोबारा पहन लेती थी। वो बस ये सोच रही थी कि इसकी सास इसे नौसपिन के बगैर ना देख लें। शायद वो इसे कुछ भी ना कहें, लेकिन इनको बुरा तो ज़रूर लग सकता था और वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी।